हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पंचेश्वर। आज मैं आप लोगों को भारतीय कृषि से संबंधित अध्ययन करवाऊंगा। भारतीय कृषि से संबंधित जानकारी अध्ययन करवाऊंगा। देखते हैं हमारे देश में भारतीय कृषि में किस प्रकार से परिवर्तन आता है और किस टाइप की फसल क्या होता है। ये सारे चीज़ आज हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय कृषि दोस्तों बहुत स्वतंत्रता के पश्चात उसमें उससे संबंधित कुछ परिवर्तन आया, उसको भी हम देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हमारे देश में देख लो, भारत में 48% मतलब 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। भारतीय कृषि व्यवस्था जो है, भारतीय कृषि व्यवस्था में भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर ही आधारित होता है। हमारे देश में जितने भी जो भी है दोस्तों, ये सब भारतीय कृषि का राष्ट्रीय आय में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय आय में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। कृषि से भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था राष्ट्रीय आय में 14% की सहायता मिलती है। भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में 14% की योगदान होता है। भारतीय राष्ट्रीय आय में 14% की सहायता मिलती है, इसको भी ध्यान में रखना है। हमारे देश की कृषि व्यवस्था दोस्तों, हमारे देश की कृषि व्यवस्था में क्या होता है देख लीजिए। कहा जाता ये है कि भारतीय कृषि जो है वो 14% राष्ट्रीय आय में सहायक होती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। कृषि के विकास के लिए भारत सरकार ने आरआरबी और नाबार्ड जैसे संस्थाओं की बैंकिंग व्यवस्थाओं की भी सुविधाएं दी है। सरकार ने आरआरबी और नाबार्ड जैसे संस्थाओं की स्थापना भारतीय कृषि को ध्यान में रखते हुए स्थापित की है, इसको भी ध्यान में रखना है। 1967 में प्रथम हरित क्रांति 1967 में हमारे देश में प्रथम हरित क्रांति, जबकि 1983 में दूसरे हरित क्रांति का लहर उत्पन्न हुआ था। हरित क्रांति में खाद्य उत्पादनों को ध्यान में रखते हुए उनके व्यवस्था को ये किए। हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं और चावल पर सबसे अधिक पड़ा था। गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था। हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं और चावल जैसे फसलों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था। डॉक्टर बोरलाग विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर बोरलाग को विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, जबकि भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक या हरित क्रांति का पिता के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे बड़ा। हरित क्रांति का संबंध भारत खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, जबकि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति, वहीं अगर आगे देखें तो सुनहरी क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है, जबकि गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। दोस्तों गोल क्रांति आई तो आलू का उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। गोल क्रांति आने से आलू के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था, इसको भी ध्यान में न रखना है। अगर मैं बात करूँ गेहूं, गन्ना और दुग्ध और आलू का उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आलू के बात करूँ, दुग्ध की बात करूँ और गन्ना की बात करूँ और गेहूं की बात करूँ, गन्ना, गेहूं, दुग्ध और आलू की अगर मैं बात करूँ तो यूपी नंबर 1 पर आता है। यूपी नंबर 1 में प्रोडक्शन करता है। दोस्तों अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो जूट चावल में नंबर 1 पर है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो जूट और चावल के उत्पादन में नंबर 1 पर है, जबकि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो दाल और सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम है। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोयाबीन स्टेट कहा जाता है। और चना के उत्पादन भी नंबर 1 पे हमारे एमपी है। गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में कपास और मूंगफली
के नंबर 1 उत्पादन करता है। गुजरात जो है कपास और मूंगफली का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर केरल की बात करें तो प्राकृतिक रबर गरम मसाले और काजू और नारियल के रूप में नंबर 1 पर प्रोडक्शन करता है। केरल जो है प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू और नारियल उत्पादन में नंबर 1 है। इस प्रकार केरल से संबंधित दक्षिण भारत की अगर बात करें तो केरल नारियल उत्पादन में नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं रबी की फसल होता क्या है। रबी क्या होता है? ऐसे फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल की तरफ काट ली जाती है, ऐसे फसल को रबी के फसल के नाम से जाना जाता है। ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ऐसे फसल को रबी के फसल के नाम से जाना जाता है। और ऐसे फसल के अंतर्गत गेहूं, सरसों और मटर और चना का उत्पादन होता है। रबी के फसल के अंतर्गत गेहूं, सरसों, मटर और चना का उत्पादन होता है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखना है। रबी मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया जाना और मार्च अप्रैल में काट लिया जाना रबी कहलाता है, इसको भी याद में रखना है। खरीफ के फसल किससे कहते हैं? इसको भी ध्यान में रखना है। जब जून जुलाई में कोई फसल अगर बो लिया जाए, जून जुलाई में अगर कोई फसल को बोया जाए, अक्टूबर नवंबर में अगर काट लिया जाए, ऐसे फसल को खरीफ के फसल के नाम से जाना जाता है। ऐसे फसल को खरीफ के फसल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना और कपास की फसल होते हैं। चावल के फसल खरीफ में बोई जाती है, सोयाबीन खरीफ के अंतर्गत, ज्वार खरीफ के अंतर्गत, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास ये सब खरीफ के फसल कहलाते हैं। नगदी फसल नगदी फसल किसे कहते हैं बेटा? नगदी फसल ऐसे फसल जिसके उत्पादन से तुरंत ही मतलब नगद रूप में अपने को पैसा अगर प्राप्त हो, तो ऐसे फसल को नगदी फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत तंबाकू, गरम मसाले और रबड़ के फसल आते हैं। झूम अगर मैं बात करूं बेटा खेती पद्धति, कृषि पद्धति हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में अलग अलग प्रकार की खेती पद्धति होती है, जिसको झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे क्या कहा जाता है? असम में जो खेती पद्धति होती है उसे झूमिंग खेती कहते हैं। बुंदेलखंड में से ब्यवार कहते हैं झूम खेती को, और केरल में से कुमारी कहते हैं। और आंध्र प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो इसे पोडू के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में इस खेती को पोडू कहते हैं, केरल में से कुमारी कहते हैं, और असम में से झूम कहते हैं, और बुंदेलखंड में से ब्यवार कहते हैं। और चावल का बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा है, एक ग्रेमिनिकुल का पौधा है, इसे भी ध्यान में रखना है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कटक में है, कटक उड़ीसा में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। हमारे भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है, इसीलिए याद रखना है। स्वतंत्रता के समय हमारे देश में कृषि का योगदान 56% था। तो धन्यवाद, थैंक यू।